हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। हमारी इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उसके अंतर्गत जो ब्राह्मण साहित्य, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, स्मृतियाँ, वेदांग, महाकाव्य, पुराण थे उनके बारे में आपको बताया था। आज की वीडियो में जो हम उसके बाद के साहित्य हैं, ब्राह्मणेतर साहित्य हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्राह्मणेतर साहित्य है इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो बौद्ध साहित्य आते हैं और एक जैन साहित्य आता है। तो जो बौद्ध साहित्य है तो बौद्ध साहित्य की प्रथम भाषा जो है वो कौन सी है? पाली है, तथा द्वितीय भाषा जो है वह संस्कृत है। यहाँ पर देखिए जो बौद्ध साहित्य है तो उसमें आती हैं जातक कथाएं। तो इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को संकलित किया गया है। जो जातक कथाएं हैं तो उसके अंतर्गत जो है उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं उनको संकलित किया गया है। इसके संकलन का कार्य सांची का स्तूप तथा बरहूत स्तूप से किया गया है। जातक कथाओं की भाषा जो है वो पाली है और इनकी रचना 300 BC मानी जाती है। संपूर्ण जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 449 है। फिर आता है यहाँ त्रिपिटक। तो पिटक जो है तो पिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? टोकरी होता है। पिटक त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी भाषा पाली है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। जो ये त्रिपिटक, त्रि से पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 पिटक। तो जो पहला है वो सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है और तीसरा अभिधम्म पिटक है। तो जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है तो इन दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है तो इन दोनों की रचना कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। अभिधम्म पिटक इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। यहाँ देखिए जो तीनों त्रिपिटक है उनमें सबसे पहले जो सुत्त पिटक है तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और ये क्या है? सबसे बड़ा पिटक है। जो त्रिपिटक है उन त्रिपिटक में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? सुत्त पिटक है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संकलन है। यह पिटक 5 भागों में विभाजित है। जो सुत्त पिटक है ये 5 भागों में विभाजित है। द्विघन्न निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो ये अंगुत्तर निकाय जो है इसी से हमें जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर है देखिए यहाँ पर विनय पिटक। इसके संकलन का कार्य उपाली के द्वारा किया गया। इस ग्रंथ में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। मतलब जो ये भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं किस तरह से ये मठों में रहेंगे, क्या नियम है, वो सब किस में दिए गए हैं? विनय पिटक में दिए गए हैं। फिर आता है अभिधम्म पिटक। इसके संकलन का कार्य मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों, दार्शनिक शिक्षाओं का उल्लेख इसमें अभिधम्म पिटक में किया गया है। फिर है मिलिंद पन्हो। तो पाली भाषा में लिखित ग्रंथ में हिंदी यवन शासक मिनांडर तथा नागसेन के बीच हुए संवादों का उल्लेख है। इसकी रचयिता कौन है? नागसेन है। फिर आता है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में जो है सबसे पहले क्या है? आगम है। और देखिए जो ये आगम है तो जैन आगम ग्रंथों की रचना जो थी वो महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय जो थे तो इनके आचार्यों के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है इनकी संख्या कितनी है? 12 है। इनकी भाषा अर्धमगधी, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत है। जैन साहित्य की जो प्रथम भाषा है वो कौन सी है?
अर्धमगधी है। फिर उसके बाद है कल्पसूत्र, इसके रचनाकार भद्रबाहु हैं। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। इस ग्रंथ में जैन धर्म का विकास, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पड़ा अकाल, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत में जाकर श्रवण बेलगोला में प्राण त्यागने का उल्लेख दिया गया है। देखिए कल्पसूत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी बातों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो जैन धर्म का विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलती है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी है और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो अकाल पड़ा था उसकी जानकारी हमें मिलती है, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत में जाकर श्रवण बेलगोला में प्राण त्यागने का जो उल्लेख है वो भी हमें किससे मिलता है? कल्पसूत्र से हमें मिलता है। फिर आता है लौकिक साहित्य। तो इसके अंतर्गत देखिए अष्टाध्यायी, ये मौर्य काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं का इसमें वर्णन दिया गया है। फिर है मुद्रा राक्षस, नंदवंश, मौर्य वंश व गुप्त वंशों के संस्थापकों की जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। फिर है अर्थशास्त्र, तो राजनीतिक प्रशासन पर लिखी पुस्तक सूत्र शैली संस्कृत गद्य में यह लिखी गई है। फिर है महाभाष्य, तो शुंगकालीन इतिहास का उल्लेख हमें महाभाष्य से मिलता है। फिर है हर्षचरित, तो वाणभट्ट तथा हर्षवर्धन की जीवन काल की घटनाओं कला का वर्णन हमें इसमें मिलता है। फिर है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान तथा संयोगिता के बीच हुए स्वयंवर का हमें इसमें वर्णन मिलता है। फिर है गार्गी संहिता, भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी हमें गार्गी संहिता से मिलती है। फिर है रजत रंगड़ी, यह प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। इसकी रचना 12वीं सदी में हुई थी और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। इसका फारसी में अनुवाद कश्मीर के अकबर जैनुल आबदीन ने किया था। फिर है मृच्छकटिकम, तो गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था का वर्णन हमें मृच्छकटिकम से मिलता है। फिर है दश कुमार चरित, गुप्तकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक घटनाओं का वर्णन हमें दश कुमार चरित से मिलता है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से हमें प्राप्त होता है। अब देखिए ब्राह्मणेतर साहित्य के बाद यहाँ आते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय में कलकत्ता में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुरातात्विक विभाग की स्थापना भारत में जनरल लॉर्ड कर्जन के समय में कलकत्ता में हुई थी। पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इनको भारतीय पुरातात्विक विभाग का पिता कहा जाता है। फिर आते हैं यहाँ पुरातात्विक स्रोत। तो ये क्या होते हैं? जो हमें जमीन से खुदाई करने पर प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और भवन। तो अभिलेखों को उत्कीर्ण करने का ज्ञान भारतीयों को हखामनी वंश के शासकों द्वारा सर्वप्रथम 1400 BC का बोगजगोई का अभिलेख है, जो एशिया माइनर के बोगजगोई स्थान से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है। इस अभिलेख की भाषा जो है वो संस्कृत है तथा लिपि जो है वो ब्राह्मी है। इस अभिलेख की खोज जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स वूलर के द्वारा की गई। इस अभिलेख पर इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र जैसे नाम हैं। प्रोफेसर मैक्स वूलर के अनुसार आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, जिसका स्रोत बोगजगोई अभिलेख है। तो बोगजगोई अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। फिर है देखिए
अभिलेख, तो ये शिलालेख होते थे, स्तंभ लेख होते थे और गुहा लेख होते थे। तो सबसे पहले है यहाँ पर शिलालेख। शिलाओं की पट्टियों पर जो राजाज्ञाएं जारी की जाती थी वे शिलालेख कहलाते थे। मतलब जो उस टाइम के शासन करने वाले जो राजा होते थे उनके द्वारा जो आज्ञाएं दी जाती थी तो उनको किस पर, शिलालेख पर लिखा जाता था। फिर आता है स्तंभ लेख। तो कृत्रिम पत्थरों पर जो लेख लिखवाए गए उन्हें स्तंभ लेख कहा गया। फिर है गुहा लेख। ये गुफाओं के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो वो क्या होते थे, वो गुहा लेख होते थे। फिर है यहाँ पर देखिए अशोक के अभिलेख। तो अशोक के जो अभिलेख में से जो शिलालेख है तो वो वृहद भी है और लघु भी है। तो जो वृहद शिलालेख हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या 8 है और जो लघु शिलालेख है उनकी संख्या 18 है। फिर है यहाँ पर स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख भी यहाँ 2 पार्ट्स में है, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो वृहद स्तंभ लेख में इनकी संख्या कितनी है, 6 है और लघु स्तंभ लेख जो है उनकी संख्या 5 है और जो गुहा लेख है उनकी संख्या कितनी है, 4 है। फिर देखिए अशोक के शिलालेखों की भाषा जो है वो पाली है और प्राकृत है। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों जिनमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी का प्रयोग हुआ है। यूनानी तथा अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। और जो खरोष्ठी लिपि का अभिलेख है वो पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है, भारत से मिला है। फिर देखिए अशोक के वृहद शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो 8 स्थानों में जो ये सिर्फ 2 शिलालेख हैं, जो 2 शिलालेख हैं शहबाजगढ़ी और मानसहरा, ये दोनों पाकिस्तान में मिले हैं। बाकी के सारे जो हैं वो भारत में ही मिले हैं और इन 2 की ही भाषा क्या है, खरोष्ठी है, बाकी सभी की ब्राह्मी है। तो वृहद शिलालेख स्थिति और लिपि। तो वृहद शिलालेखों में शहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है वो कहाँ से मिला है, पाकिस्तान से मिला है और इसकी लिपि खरोष्ठी है। फिर मानसहरा का जो शिलालेख है वो भी पाकिस्तान से मिला है और इसकी लिपि भी खरोष्ठी है। फिर धौली शिलालेख जो है वो उड़ीसा से मिला है और इसकी लिपि क्या है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। फिर जौगढ़ का जो शिलालेख है वो उड़ीसा से मिला है और इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। एर्नाकुडी का जो शिलालेख है वो आंध्र प्रदेश से मिला है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। फिर सोपारा ये महाराष्ट्र में मिला है। महाराष्ट्र में कहाँ, ठाणे जिले में है ये और इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। फिर है कालसी का अभिलेख जो है यह कालसी उत्तराखंड में है। यमुना टोंस नदी के संगम पर ये कालसी है और इसकी लिपि भी जो है वो ब्राह्मी है। फिर है गिरनार का अभिलेख शिलालेख, ये कठियावाड़ में जूनागढ़ के पास में है, यह गुजरात में है और इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। फिर देखिए अशोक के शिलालेख, जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो जो पहला लेख है तो इस लेख में जीव हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है। दूसरा लेख मानव एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख दूसरे लेख में मिलता है। तीसरा लेख अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह प्रति 5 वर्ष पर दौरा करें और जनता को कुछ बातें सिखाएं, यह तीसरे लेख में कहा गया है। फिर चौथा लेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा लेख, इसमें वह अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामानों की नियुक्ति जो जनमानस में दान का
आयोजन करें। छठा लेख, इसमें अशोक ने कहा कि मैं जहाँ रहूँ, जिस स्थिति में रहूँ, मेरी प्रजा के बारे में जानकारी सदैव चाहिए। सातवां लेख, वो कहता है कि सभी धर्म के लोगों को सभी स्थानों पर निवास करना चाहिए क्योंकि वह सब स्वयं एवं आत्म शुहि चाहते हैं। आठवां लेख, इस लेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया से धम्म यात्रा प्रारंभ की थी। नवा लेख, इस लेख में गुरुजनों, ब्राह्मणों, दासों को दान देने और उनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करने का उल्लेख किया गया है। 10वां लेख, इस लेख में यश एवं कीर्ति के स्थान पर धर्म पर विशेष बल देने का उल्लेख है। 11वां लेख, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं है, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं है, धम्म जैसा कोई दान नहीं है तथा धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं है का उल्लेख हमें 11वें लेख में मिलता है। 12वां लेख, हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए, सबका मूल संयम है। ये 12वें लेख में कहा गया है। फिर 13वां लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। बहुत पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो हमें किस लेख में मिलता है, तो वो 13वां लेख है और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था। 14वां लेख, सभी लोगों को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा इसमें दी गई है। अब देखिए शिलालेखों के बाद यहाँ पर क्या आता है, पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राएं और सिक्के आते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। बुद्ध काल से पूर्व सिक्कों का प्रचलन नहीं था। भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा क्या थी, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा है। आहत मुद्राओं का प्रचलन 5वीं व 6ठी ईसा पूर्व बुद्ध काल में एवं हुआ। मुद्राएं बेडोल एवं लेख युक्त नहीं होती थी। इन पर ठप्पा मारकर इन पर गैंडा, हाथी, अर्धचंद्र एवं पेड़ की आकृतियां इन पर मुद्राओं पर बनाई जाती थी। आहत सिक्कों का प्रचलन 5वीं सदी से 3री सदी ईसा पूर्व तक 5वीं सदी से 3री सदी ईसा पूर्व तक होता रहा। अर्थात मौर्य काल में भी आहत सिक्कों का प्रचलन था। आहत मुद्रा मुख्यतः चांदी की बनाई जाती थी, किंतु तांबे की भी कुछ आहत मुद्राएं पाई गई थी। मौर्यकालीन चांदी की आहत मुद्रा पड़ और करशापड़ के नाम से, जबकि चांदी की आहत मुद्रा तांबे की आहत मुद्रा मासक और काकड़ी के नाम से जानी जाती थी। फिर आता है स्वर्ण सिक्के। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों के द्वारा किया गया। यह सिक्के ढलाई युक्त होते थे। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, किंतु भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के मौर्य काल के पाए गए हैं। सर्वाधिक शुद्ध जो थे सोने के सिक्के वो किसने, कुषाण कालीन शासकों ने जारी किए थे। कुषाण वंश के शासकों में सबसे पहले विक्रमोर्फिसस ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। जो कुषाण वंश के शासक थे उनमें सबसे पहले विक्रमोर्फिसस ने स्वर्ण सिक्का जारी किया। कुषाण काल के सिक्के 124 ग्रेन के हैं। इन्हें क्या कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने ही चलाए। कुषाण काल के पक्की मिट्टी के बने हुए सिक्कों को ढालने वाले सांचे का साक्ष्य पाया गया है। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। देखिए 100 से 7 और 100 से शीशे, इससे आपको याद करने में आसानी होगी।
इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होती है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको जो स्मारक भवन कलाएं हैं और जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं उसके बारे में बताएंगे। और हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।